हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में सामाजिक प्रक्रियाओं या सोशल प्रोसेस से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक सहयोग के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे सहयोग क्या होता है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और सहयोग के क्या लाभ हैं या समाज के अंदर इसका क्या भूमिका है। सहयोग के प्रकार या स्वरूप कौन कौन से हैं उनके बारे में हम विस्तार से यहाँ पर जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कोऑपरेशन और सहयोग। तो देखिएगा, जब समाज के अंदर व्यक्ति होता है तो जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है और अपनी गतिविधियों से दूसरे व्यक्ति को प्रभावित भी करता है और उससे प्रभावित होता भी है। इस एक दूसरे को प्रभावित करने और प्रभावित होने की प्रक्रिया को सामाजिक अंतःक्रिया कहा जाता है। और समाज के अंदर यदि अंतःक्रिया नहीं होगी तो समाज का कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, एक उदाहरण के द्वारा क्लियर करते हैं कि जैसे मान लीजिए दो साइकिल सवार आपस में जा रहे हैं, एक सामने से आ रहा है और एक आमने सामने वो एक दूसरे के आ जा रहे हैं और दोनों आपस में टकराए। अब जब दोनों आपस में टकराए तो दोनों आपस में संपर्क तो हुआ, परंतु यदि वो बिना एक दूसरे के साथ बोले यदि दोनों आपस में सीधे निकल जाएंगे तो वो सामाजिक अंतःक्रिया नहीं कहलाएगी। और यदि ये भी हो सकता है उन दोनों में से किसी एक व्यक्ति ने गाली गलौज की लेकिन दूसरा व्यक्ति चुप रहा, उसके गाली गलौज करने से प्रभावित नहीं हुआ, तो भी ये सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होगी। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले व्यक्ति ने गाली गलौज की तो दूसरे व्यक्ति ने भी गाली गलौज शुरू कर दी, तो ये सामाजिक अंतःक्रिया होगी। मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जब वो आपस में मिलते हैं तो उसको सामाजिक अंतःक्रिया कहते हैं। जब दो व्यक्तियों का आपस में संपर्क होता है, अंतःक्रिया होती है उनके बीच में, तो जब अंतःक्रिया होगी तो वो आपस में या तो सहयोगी होंगी, आपस में एक दूसरे का सहयोग करेंगे या एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे। तो सामाजिक जो प्रक्रिया है इसको दो भागों में बांटा गया है, सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं और असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं। अब सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं वो प्रक्रियाएं होगी जो समाज में संगठन और एकता पैदा करने वाली होगी, जो एक दूसरे को सहयोग या लाभ पहुंचाने वाली होगी। इसी तरह दूसरी तरफ असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं वो प्रक्रियाएं होगी जो समाज को विघटन करने वाली या तोड़ने वाली होगी, वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली, राष्ट्र या व्यक्ति के प्रगति में बाधा पहुंचाने वाली प्रक्रियाएं होगी, तो उसको असहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं कहेंगे। अब देखिए, जब कोई भी दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो वो आपस में या तो सहयोगी प्रक्रिया के रूप में होंगे या असहयोगी प्रक्रिया के रूप में होंगे। सहयोगी प्रक्रिया के रूप में होंगे तो वो एक दूसरे का सहयोग भी कर सकते हैं, उनमें विचारों का आपसी जो मतभेद है वो एक करके एकीकरण भी किया जा सकता है, सात्मीकरण हो सकता है, व्यवस्थापन हो सकता है, सामंजस्य या समायोजन हो सकता है, पर संस्कृतिकरण हो सकता है। तो ये सहयोग, एकीकरण, समीकरण, व्यवस्थापन, सामंजस्य, पर संस्कृतिकरण है, ये सहयोगी सामाजिक प्रक्रियाएं होगी। और ये प्रक्रियाएं कब होगी? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में संपर्क में आएंगे और वो एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करेंगे, तो वो सामाजिक प्रक्रियाएं कहलाएगी। तो सामाजिक प्रक्रियाएं जैसे नाम से ही स्पष्ट है, एक व्यक्ति या समूह की दूसरे व्यक्ति या समूह के साथ जब अंतःक्रिया होती है तो वो या तो सहयोग, एकीकरण इनके रूप में होगी या संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि इनके रूप में होगी। तो ये अंतःक्रिया के जो विभिन्न स्वरूप हैं, ये जो सामाजिक अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूप हैं, इन्हीं स्वरूपों को सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए सामाजिक प्रक्रिया किसे कहते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो उनके बीच में अंतःक्रिया के विभिन्न स्वरूपों जैसे सहयोग, एकीकरण, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा आदि स्वरूप में जब अंतःक्रिया होगी तो इसी को हम सामाजिक प्रक्रिया के नाम से बुलाएंगे। तो सामाजिक जो प्रक्रिया है वो सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। जब व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं तो वो इन रूपों में करेंगे, या तो सहयोगी रूपों में या असहयोगी रूपों में, और इन्हीं को सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। तो इस वीडियो में हम यहाँ पर सहयोगी प्रक्रियाएं या सहयोग के बारे में विस्तार से जानेंगे। देखिएगा, ये एक टीम है। टीम जब जीतती है तो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं जीतती,
वो जीतती है सभी पूरी टीम भावना से। और टीम भावना का तात्पर्य ये होता है कि उस खिलाड़ियों का मकसद, उनका एक लक्ष्य होता है। उनका लक्ष्य या तो जीतना या यूं कहें हम विरोधी टीम को हराना है। तो उन लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरी टीम सहयोग करती है, तो वो कहलाता है सहयोग। मतलब दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक दूसरे का सहायता करते हैं, इसे सहयोग के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए एक टीम ने जीत के लिए 450 रन बनाए और दूसरी टीम को जीत के लिए चाहिए 451 रन। अब उस टीम में 451 रन जिस टीम को चाहिए, उस टीम के खिलाड़ियों ने अपना अपना योगदान दिया। एक खिलाड़ी ने मान लीजिए 250 रन बनाए, 250 रन बनाए, और लास्ट में कंडीशन ये आई कि 450 रन पर दोनों बराबर हो गए। एक बॉल में एक रन चाहिए और एक विकेट बाकी है, और लास्ट का कमज़ोर खिलाड़ी सामने है, और उस व्यक्ति ने एक रन बना दिया और मैच जीत लिया 451 का। अब यहाँ पर आप देखिएगा, यदि वो एक रन न बनाता तो उस एक व्यक्ति ने, जिसने खिलाड़ी ने जिसने 250 रन बनाए थे, वो उसके व्यर्थ चले जाते। तो उसमें जीत का श्रेय किसे जाएगा? 250 वाले को नहीं जाएगा, न ही एक रन बनाने वाले को जाएगा, बल्कि उस जीत की भागीदार पूरी टीम होगी। तो जब भी किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर प्रयास करते हैं, तो उसको सहयोग कहा जाता है। इसी आधार पर देखिएगा, संघर्ष जो है, इस संघर्ष ये समाज में विघटन पैदा करेगा। इसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या होगी, जलन होगी, जिससे समाज के अंदर प्रगति की बजाय समाज वापिस जाएगा, पीछे जाएगा, अवंती उन्नति की बजाय अवंती होगी। तो जो ये समाज के लिए असहयोगी प्रक्रिया है संघर्ष, और सहयोग है वो सहयोगात्मक प्रक्रिया है। अब हम यहाँ पर सहयोग के बारे में डिटेल से जानते हैं, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, सहयोग से आप क्या समझते हैं? सहयोग के महत्व और स्वरूपों को समझाइएगा। सहयोग एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया है। देखिए, सामाजिक प्रक्रिया का तात्पर्य ये हुआ कि ये समाज के अंदर घटित होती है। समाज के अंदर घटित होने का मतलब व्यक्तियों के बीच में घटित होती है, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, जो समाज के सभी सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधती है। इसका मतलब सहयोग, जितने व्यक्ति सहयोग में लगे हुए हैं वो सभी एक हैं, एक सूत्र में बंधे हुए हैं। उनका लक्ष्य और मकसद उनका एक है, और उसी के लिए वो मिलकर प्रयास कर रहे हैं। तो सहयोग है वो समाज को एकता के सूत्र में बांधती है। सहयोग सामाजिक जीवन का एक अनिवार्य अंग है। बिना सहयोग के समाज प्रगति नहीं कर सकता, सामाजिक जीवन संभव नहीं है, मारकाट हो जाएगी। सहयोग के अभाव में सामाजिक जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। कोई भी राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संस्था सहयोग के अभाव में स्थायी नहीं रह सकती। इसके पश्चात हम आगे इसके मीनिंग के बारे में पढ़ते हैं। सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य द्वारा अपने सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयत्न को सहयोग कहा जाता है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अकेला नहीं कर सकता, उसे दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब सभी मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं या सामूहिक प्रयत्न करते हैं, तो उसी को सहयोग कहा जाएगा। जैसे परिवार के अंदर देखिएगा, एक बालक है, वो स्वयं उसका पालन पोषण कैसे करेगा? तो पूरे परिवार के सदस्यों के द्वारा एक बालक का पालन पोषण किया जाता है, उसके अच्छे संस्कार गुण दिए जाते हैं, तो उसे सहयोग कहा जाएगा, और वो सहयोग सामूहिक प्रयत्न का परिणाम है। इसके पश्चात मेरिल और एल्ड्रिज ने क्या कहा है सहयोग के बारे में? सामाजिक अंतःक्रिया के सहयोग उस रूप को सहयोग कहा जाता है। देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया के रूप बहुत हैं, जैसे संघर्ष भी है, प्रतिस्पर्धा भी है, प्रतियोगिता भी है, एकीकरण भी है, सामंजस्य भी है। तो यहाँ पर अंतःक्रिया का मतलब जब एक, दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, वो अंतःक्रिया कहलाती है। अंतःक्रिया के उस रूप को सहयोग कहा है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। जैसे हमने एक टीम का एग्जाम्पल लिया था,
तो वो आपस में अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं और उनका सामान्य उद्देश्य क्या है, विरोधी टीम को हराना या स्वयं जीतना। तो उसकी पूर्ति के लिए जब वो साथ साथ कार्य करते हैं तो उसको सहयोग कहा जाता है। वहीं पर फीचर क्या कहते हैं सहयोग के बारे में, सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया का वह स्वरूप है, ये भी सहयोग को सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसका मतलब लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो जब संयुक्त रूप से कार्य करते हैं तो उसको सहयोग कहा जाता है। अब इसके पश्चात आप देखिएगा, अतः उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सहयोग एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए सामूहिक प्रयास करते हैं। सामूहिक प्रयास का मतलब हुआ जो साथ मिलकर वो प्रयास करते हैं। इस पूरे क्वेश्चन का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ लिंक मिल जाएगा, उससे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग की विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। भी सहयोग है, इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सहयोग की विशेषताओं के बारे में। सार्वभौमिकता, देखिए यूनिवर्सबिलिटी, इसका मतलब ये होता है कि जो सहयोग है वो एक यूनिवर्सल तथ्य है, सामाजिक तथ्य है। ये प्रत्येक समाज में विकसित हो चाहे अविकसित हो, चाहे अलग विकसित हो चाहे विकासशील हो, सभी समाजों में सहयोग नामक जो ये सामाजिक तथ्य है ये पाया जाता है। सामान्य लक्ष्य प्राप्ति पर आधारित सहयोग है, ये दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास है। तो सहयोग के अंदर सामान्य लक्ष्य होना अति आवश्यक है, जिसको प्राप्त करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं। सामूहिक प्रयास, सहयोग दो या दो से अधिक व्यक्तियों का लक्ष्य प्राप्ति के लिए या एक जो पहले से लक्ष्य निर्धारित किया है उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए मिलकर किया गया कार्य है। या हम यूं कह सकते हैं, जब दो या दो सहयोग है उसमें सामूहिक प्रयास का होना अति आवश्यक है। बिना सामूहिक प्रयास के सहयोग संभव नहीं है। उस सामूहिक प्रयास में दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं, समूह भी उसमें हो सकते हैं। सार्वकालिकता, सहयोग है वो सार्वकालिक है, इसका मतलब सभी कालों में, प्राचीन काल में भी, वर्तमान काल में भी या आधुनिक काल में भी और भविष्यत काल में भी, प्रत्येक काल में प्रत्येक समाज में सहयोग पाया जाता है, क्योंकि सहयोग के अभाव में मानव समाज की कल्पना करना ही संभव नहीं है। हम की भावना, सहयोग के अंदर वी फीलिंग का होना बहुत जरूरी है, हम की भावना का होना बहुत जरूरी है। इसमें मैं या स्वार्थ या व्यक्तिगत भावना की जगह हम या सामुदायिक भावना होती है, जिसमें किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए सभी मिलकर सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं। द्विपक्षीय सहयोग एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें दो पक्ष का होना बहुत जरूरी है, एक सहयोग लेने वाला और एक सहयोग करने वाला। जैसे मान लीजिए एक अंधा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है और आपने उनको हाथ पकड़कर सड़क पार करवाई, तो ये सामाजिक सहयोग कहलाएगा। इसमें आप सहयोग करता है और अंधा व्यक्ति जो है वो सहयोग लेने वाला है। इसी तरह से एक कोई व्यक्ति जा रहा है और उसकी गाड़ी रुक गई है और आपने धक्का देकर या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर धक्का देकर उस गाड़ी को स्टार्ट किया, तो जो ड्राइवर है वो सहयोग लेने वाला और आप जो उसकी मदद कर रहे हैं आप सहयोग देने वाले हैं, तो दो पक्ष हुए। तो सहयोग में दो पक्ष होने बहुत जरूरी है। संघर्ष के विपरीत सहयोग है, ये संघर्ष के विपरीत है, क्योंकि सहयोग सहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं जबकि संघर्ष असहयोगात्मक प्रक्रियाएं हैं। सहयोग से समाज में संगठन पैदा होता है, एकता पैदा होती है, सामंजस्य भाईचारा पैदा होता है। तो वही संघर्ष से समाज के अंदर विघटन पैदा होता है, वैमनस्य ईर्ष्या पैदा होती है एक दूसरे से के प्रति। सचेत और अचेत प्रयास, सहयोग है वो समाज में व्यक्ति के द्वारा सचेत रूप से या अचेत रूप से किया गया प्रयास है, जिसमें दोनों ही पक्ष को लाभ होता है, सहयोग प्राप्त करने वाले को और सहयोग देने वाले और लेने वाले दोनों को। फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन, सहयोग के स्वरूप कौन कौन से है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं। भी सहयोग है, इसके स्वरूप
कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर अब हम जानेंगे सहयोग के स्वरूप के बारे में। तो सहयोग के स्वरूप के बारे में विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोफेसर ग्रीन की। कई बार इस तरह से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ग्रीन ने सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं, तो इनको हमें ध्यान रखना है। तो पहला है प्राथमिक सहयोग। ग्रीन ने 3 प्रकार के स्वरूप बताए हैं सहयोग के: प्राइमरी कोऑपरेशन, सेकेंडरी कोऑपरेशन एंड टेरिटरी कोऑपरेशन। प्राथमिक सहयोग। प्राथमिक सहयोग प्राथमिक समूहों में पाया जाता है। इसमें सभी सदस्यों में आपस में संबंधों की घनिष्ठता होती है और एक दूसरे का दिल और जान से सहयोग करते हैं। इसमें सामान्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग किया जाता है। इसमें व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उसमें इतना घुल मिल जाता है कि समूह का लक्ष्य और व्यक्ति का लक्ष्य दोनों में कोई अंतर नहीं रहा जाता। जैसे प्राथमिक समूहों, परिवार, पड़ोसी या दोस्तों के बीच में जो सहयोग होगा उस सहयोग को प्राथमिक सहयोग कहा जाएगा। इसमें आपसी जो संबंध है वो आमने सामने के संबंध होंगे, घनिष्ठ संबंध होंगे। जैसे गांव के अंदर किसी व्यक्ति का मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ और उसके जानकार या गांव के जितने लोग हैं उसकी मदद के लिए हॉस्पिटल उसको लेकर जाते हैं, तो वो प्राथमिक सहयोग होगा। खेल के मैदान में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हैं, प्राथमिक सहयोग होगा। परिवार के सदस्य या आपस में पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो प्राथमिक सहयोग होगा। इसी तरह से द्वितीयक सहयोग। इस तरह के सहयोग में व्यक्ति सहयोग के लिए सहयोग नहीं करता, ये द्वितीयक समूह में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति सहयोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे का सहयोग कर रहा है तो वो द्वितीयक सहयोग कहलाएगा। और आधुनिक जटिल समाजों की प्रमुख विशेषता द्वितीयक सहयोग ही है। इसके बाद तृतीयक सहयोग। जो तृतीयक सहयोग है उसमें एक व्यक्ति या समूह अपने हित को ध्यान में रखकर एक विशेष परिस्थिति के साथ अनुकूलन करते हैं तो उसको तृतीयक सहयोग के अंदर लिया जाता है। जैसे 2 देश हैं और वो 2 देश आपस में संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष या लड़ाई कर रहे हैं, और लड़ाई करके जब वो थक जाते हैं आपस में तो आपस में एक दूसरे के साथ समझौता करते हैं, परिवर्तित परिस्थितियों के साथ वो अनुकूलन करते हैं, तो उसको तृतीयक सहयोग कहा जाएगा। तो प्राथमिक सहयोग प्राथमिक समूह में, घनिष्ठ समूह में होता है, सामुदायिक भावना पर आधारित होता है ये, और समूह और व्यक्ति के लक्ष्य में कोई अंतर नहीं होता। द्वितीयक सहयोग आधुनिक जटिल समाजों की विशेषताएं हैं। इसमें सहयोग है वो व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। और तृतीयक सहयोग बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार जब व्यक्ति अनुकूलन करता है, अनुकूलन के लिए एक दूसरे को सहयोग करता है, जैसे व्यवस्थापन जो है वो तृतीयक सहयोग का ही एक प्रकार है। मैकाइवर और पेज क्या कहते हैं कि सहयोग है वो 2 प्रकार का होता है, डायरेक्ट कोऑपरेशन और इनडायरेक्ट कोऑपरेशन। इन्होंने देखिए प्रत्यक्ष सहयोग जब किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर उस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उसको प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाएगा। प्रत्यक्ष का मतलब सहयोग करने वाले व्यक्ति एक दूसरे के सम्मुख मौजूद हैं और एक ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो सम्मान कार्य कर रहे हैं। जैसे एक नेता इलेक्शन में खड़ा होता है और वो नेता, उसके रिश्तेदार और उसके जो फॉलोवर है वो सभी मिलकर प्रचार करते हैं तो वो प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा, क्योंकि उन सब का लक्ष्य एक है। इसी तरह से जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई गाड़ी है वो कीचड़ में फंस गई और उसको धक्का लगाकर बाहर निकाला जाता है तो वो भी प्रत्यक्ष सहयोग है, क्योंकि सभी का लक्ष्य एक है, सभी एक ही काम कर रहे हैं और उनका लक्ष्य गाड़ी को बाहर निकालना है। तो जब किसी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति सामान्य लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 व्यक्ति आपस में ताश खेल रहे हैं, प्लेइंग कार्ड खेल रहे हैं और आमने सामने वाला खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करता है तो वो प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। इसी तरह से क्रिकेट के मैदान में टीम जब मैच खेल रही है और वो एक दूसरे को, बैट्समैन को आउट करने के लिए या जीतने के लिए जब वो एक साझा मिलकर प्रयास करते हैं तो वो प्रत्यक्ष सहयोग कहलाएगा। अप्रत्यक्ष सहयोग है वो कार्य विशेषीकरण पर आधारित है। इसमें सभी व्यक्ति मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं
उनका उद्देश्य एक होता है लेकिन सभी के कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे एक महाविद्यालय का एग्जाम्पल लेते हैं, कॉलेज का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कॉलेज का कार्य है, उद्देश्य है वो बच्चों को शिक्षा देना है, परंतु इस काम में प्रिंसिपल या प्राचार्य वो मैनेजिंग का काम करेगा, प्रोफेसर्स पढ़ाने का काम करेंगे, स्टूडेंट्स पढ़ने का काम करेंगे, क्लर्क्स क्लरिकल काम करेगा, पीएन साफ सफाई के काम करेंगे। तो ये सारे इसमें अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स का टीचर सहयोग कर रहे हैं पढ़ाई में, पीएन सफाई में सहयोग कर रहे हैं, प्रिंसिपल उनके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको सॉर्ट आउट करने में मदद कर रहे हैं। तो प्रत्येक सहयोग में सभी व्यक्ति सामान्य उद्देश्य प्राप्ति के लिए एक ही जैसा काम करते हैं। अप्रत्यक्ष सहयोग में सभी व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं एक ही लक्ष्य प्राप्ति के लिए। जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री में कपड़े बनते हैं, तो कपड़े जब बनाए जाते हैं तो वहाँ पर हर एक व्यक्ति अलग अलग काम करता है, तब जाकर कपड़ा बनेगा, लेकिन उनका उद्देश्य कपड़े बनाना है। तो मैकाइवर और पेच ने सहयोग के दो प्रकार बताए हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके पश्चात हम चलते हैं ऑकबर्न व नीमकोफ के अनुसार। ऑकबर्न व नीमकोफ ने 3 प्रकार के सहयोग बताए हैं। सामान्य सहयोग मतलब कॉमन सहयोग, कॉमन कोऑपरेशन। इस प्रकार के सहयोग में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर एक सा ही कार्य करते हैं। ये प्रत्येक सहयोग जैसा ही है और इनका लक्ष्य एक होता है। उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये एक जैसा कार्य करते हैं। उनके कार्य में और व्यवहार में समानता भी पाई जाती है। जैसे जो गाड़ी का एग्जाम्पल हमने लिया था वो आप यहीं पर भी लिख सकते हो। और इसी तरह से यदि बाढ़ आ जाए तो बाढ़ में फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए जो व्यक्ति आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं वो भी सामान्य सहयोग होगा। मतलब जो सामान्य लक्ष्य पर आधारित हो और सभी व्यक्ति उसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक जैसा कार्य कर रहे हैं, वो सामान्य सहयोग बताया है ऑकबर्न और नीमकोफ ने से। मित्रवत सहयोग, फ्रेंडली कोऑपरेशन। इस प्रकार का सहयोग पड़ोसियों, परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों, दोस्तों आदि के बीच में पाया जाता है और इस प्रकार के सहयोग का उद्देश्य आनंद या सुख की प्राप्ति करना होता है। इसमें सभी व्यक्ति एक दूसरे का साथ मिलकर दिल से सहयोग करते हैं। जैसे स्टेज के ऊपर 2 व्यक्ति गाना गाते हैं और दोनों आपस में मिलकर गाना गाते हैं, वो आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, खुशी के लिए कर रहे हैं, यह मित्रवत सहयोग के अंदर आएगा। 2 व्यक्ति आपस में डांस कर रहे हैं, वो भी मित्रवत सहयोग के अंतर्गत आएगा। तो इसमें जब किसी लक्ष्य की, इसका लक्ष्य आनंद या सुख की प्राप्ति करना होता है, निकट संबंधियों के बीच में ये होता है और इसमें सभी मिलजुल कर आनंद प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं, तो उसको मित्रवत सहयोग कहा जाता है। विभेदीकरण या डिफरेंशिएटेड कोऑपरेशन, विभेदीकृत सहयोग वो सहयोग कहलाता है जिसमें जो सभी सदस्य हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं परंतु उनका लक्ष्य एक ही होता है। ये अप्रत्यक्ष सहयोग जैसा होता है। इसमें सदस्यों का कार्य तो अलग अलग होंगे, कार्य विशेषीकरण होगा इसमें, लेकिन उनका लक्ष्य एक ही होगा। जैसे स्कूल का एग्जाम्पल या महाविद्यालय का या कॉलेज का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फिर उनका उद्देश्य शिक्षा प्रदान करना है, परंतु शिक्षा प्रदान करने में बहुत सारे कर्मचारी लगे हुए हैं, सभी का उद्देश्य एक है शिक्षा प्राप्त करना, लेकिन कार्य सभी के अलग अलग हैं। कोई काम कर रहा है मैनेजिंग का, कोई काम कर रहा है टीचिंग का, कोई काम कर रहा है साफ सफाई का। तो ये जो विभेदीकृत का मतलब होगा उनके कार्यों का बीच में विभाजन कर दिया गया है, परंतु अलग अलग कार्य होते हुए भी उन सब का लक्ष्य एक है। जब एक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी व्यक्ति अलग अलग होकर काम करें और एक दूसरे का सहयोग करें तो वो विभेदीकृत सहयोग कहलाता है। जैसे अपने शरीर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अपने शरीर में हाथों का काम अलग है, कानों का काम अलग है, आँखों का काम अलग है, नाक का काम अलग है और ये सभी अंग अलग अलग काम करते हैं, परंतु इन सभी का एक साझा उद्देश्य है, एक दूसरे का सहयोग करके शरीर का विकास करना। तो इसको हम विभेदीकृत सहयोग कहेंगे। ये थे सहयोग के स्वरूप। इसके पश्चात इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑपरेशन, इसके लाभ क्या हैं, सहयोग के लाभ या महत्व क्या है। सामाजिक एकता या समरसता, सहयोग में सभी व्यक्ति एक दूसरे का दिल से सहयोग करते हैं,
एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, जिससे उनमें आपसी एकता स्थापित होती है। समाज के अंदर समरसता, प्रेम भाव फैलता है, जो समाज और व्यक्ति के लिए लाभदायक है। समाजीकरण, सोशलाइजेशन में सहायक है। सहयोग से व्यक्ति बहुत कुछ सीखता है, जैसे परिवार में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। सहयोग से रीति रिवाजें, धर्म, परंपराएं आदि के बारे में वो जानता है। इसी तरह से दोस्तों में सहयोग के माध्यम से भी वो बहुत कुछ सीखता है। तो सहयोग है वो एक दूसरे से सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है, इसी को हम समाजीकरण कहते हैं। तो सहयोग समाजीकरण में सहायक है। श्रम विभाजन व विशेषीकरण का आधार, सहयोग में श्रम विभाजन भी होता है, क्योंकि इसमें सभी व्यक्ति अलग अलग काम करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति करना होता है। जैसे क्रिकेट मैच के अंदर हम देखते हैं कि कोई खिलाड़ी बॉलिंग का काम करता है, कोई कीपिंग का काम करता है, तो वो श्रम विभाजन हुआ, काम उनके अलग अलग हो गए। विशेषीकरण, एक ही काम अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार व्यक्ति काम करता है, तो उसमें वो विशेषीकरण का मतलब कुशल भी हो जाता है, जिससे उसकी क्षमता में वृद्धि होती है। जैसे खिलाड़ियों का हमने उदाहरण लिया, जो कीपिंग करता है वो कंटिन्यू कीपिंग कर रहा है, तो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। बॉलर बॉलिंग कर रहा है कंटिन्यू, इम्प्रूवमेंट आएगा। और बैट्समैन बैटिंग कर रहा है कंटिन्यू, तो उसमें सुधार आएगा, उसकी क्षमता में वृद्धि होगी, जिससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का भी विकास होगा और समाज या देश का भी विकास होगा। तो सहयोग श्रम विभाजन व विशेषीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति में बहुत लाभदायक है सहयोग। इससे विभिन्न राष्ट्र आपस में लड़ाई और संघर्ष का रास्ता छोड़कर एक दूसरे का सहयोग करते हैं, सामूहिक रूप से प्रयास करते हैं, जिससे आपस में सुख शांति बनी रहती है। समय की बचत, सहयोग से समय की बचत होती है, क्योंकि जो काम एक व्यक्ति बहुत सारे समय में करने में उसे बहुत अधिक समय लगता है, उसी काम को कुछ एक व्यक्ति मिलकर आपसी सहयोग से बड़ी आसानी से और बहुत ही कुशलता से और अच्छाई से उसको संपन्न कर देते हैं। सामाजिक एकता, सहयोग में सभी व्यक्ति जो मिलजुल कर काम करते हैं, एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लगे रखते हैं, तो उसमें एकता का संचार भी होता है। जैसे किसी धर्म विशेष के लोग अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए या धार्मिक नियमों को आगे बढ़ाने के लिए जब प्रयास करते हैं, तो उस धर्म को मानने वाले सभी लोगों में एकता का संचार होता है। तो इस सहयोग सामाजिक एकता में लाभदायक है। मानव सभ्यता व संस्कृति के विकास में सहायक, सहयोग मानव सभ्यता व संस्कृति के विकास में भी सहायक है, क्योंकि इससे सांस्कृतिक मूल्यों, मानव सभ्यता को बनाए रखा जाता है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित भी किया जाता है। सहयोग व्यक्ति के व्यक्तित्व में के विकास में सहायक है, क्योंकि इससे व्यक्ति एक दूसरे के सहयोग से सीखता बहुत कुछ है, और सीखने के साथ साथ जब वो वही अपनी काबिलियत के अनुसार जो काम करना चाहिए वही काम वो कर रहा है, तो उसकी क्षमता में भी वृद्धि होती है, जिससे जो कि उसके व्यक्तित्व विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन हम करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है, ये हम पहले आपको ये स्लाइड बता चुके हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में हम पढ़ेंगे। सार्वभौमिकता, सहयोग एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो सभी प्रकार के समाजों या देशों में पाई जाती है। सामान्य लक्ष्य, सहयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जो सामान्य लक्ष्य प्राप्ति पर आधारित है। सामूहिक प्रयास, सहयोग में दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते हैं। सार्वकालिकता, सभी कालों में सभी समाजों में यह विद्यमान रहा है। सहयोग में हम की भावना होती है, मैं की भावना नहीं होती। यह द्विपक्षीय होता है, एक पक्ष सहयोग करने वाला और एक सहयोग लेने वाला। संघर्ष के विपरीत है ये। सहयोग सचेतन और अचेतन प्रयास है। अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि सहयोग सामान्य लक्ष्य पर आधारित एक सामूहिक प्रयास है, जो सार्वभौमिक तथा सार्वकालिक होने के साथ साथ द्विपक्षीय और हम की भावना पर आधारित है। सहयोग के स्वरूप प्रोफेसर ग्रीन ने 3 प्रकार बताए हैं। प्राथमिक, प्राथमिक समूह में पाया जाता है। इसमें व्यक्ति प्राथमिक समूह में बहुत अधिक घुल मिल जाता है और समूह के उद्देश्यों को अपना उद्देश्य समझने लगता है। इसमें व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जगह नहीं होती। द्वितीयक सहयोग द्वितीयक समूह में पाया जाता है। इसमें स्वार्थ की भावना होती है, स्वार्थ के लिए दूसरे का सहयोग करता है। व्यवस्थापन या तृतीयक समूह, जब व्यक्ति बदली हुई परिस्थितियों के अनुसार एक दूसरे का सहयोग करता है, तो उसे तृतीयक सहयोग कहा जाता है। मैकाइवर और पेच ने कहा है, जब किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में एक सा कार्य करते हैं, तो उसे प्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है, जैसे खिलाड़ी।
अप्रत्यक्ष सहयोग जब सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर अलग अलग कार्य करते हैं परंतु उनका उद्देश्य एक होता है, तो उसको अप्रत्यक्ष सहयोग कहा जाता है, जैसे महाविद्यालय के कार्य। सहयोग के लाभ या समाजशास्त्रीय महत्व, और इसके अलावा हमने आकबर्न और नीमकोफ के जो बताए हैं उसके आप एक्सप्लेन खुद करना है, आपको नोट्स खुद बनाने हैं। सामाजिक एकता और समरसता में ये लाभदायक है। समाजीकरण हेतु आवश्यक है सहयोग, समाजीकरण हेतु आवश्यक है, क्योंकि आपसी सहयोग से व्यक्ति आचार व्यवहार मूल्य और आदर्शों को सीखता है। श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधार सहयोग श्रम विभाजन और विशेषीकरण का आधार है। इससे व्यक्ति को अपनी रुचि और निपुणता के अनुसार कार्य मिल जाता है, जिसकी उसकी क्षमता बढ़ती है और उसके व्यक्तित्व का विकास भी होता है। इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित होती है। समय की भी बचत होती है इसमें, क्योंकि जो काम व्यक्ति अकेला बहुत अधिक समय में करेगा उसे सब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जल्दी संपन्न कर देंगे। इसमें एक दूसरे का सहयोग करने वाले सभी समूह में एकता का संचार होता है। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सहयोग संघर्ष की संभावनाओं को खत्म करके सामाजिक एकता और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापना में अपना योगदान देता है। सेल्फ असेसमेंट में इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सहयोग क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन। प्रोफेसर ग्रीन ने सहयोग के कितने प्रकार बताए हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। प्रत्यक्ष सहयोग क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सहयोग को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताएं व समाज में इसके महत्व पर चर्चा करें, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। सहयोग क्या है, सहयोग के विभिन्न स्वरूपों को बताएं, 16 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। अब इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो आपको नीचे ये लिंक दिया गया है, इसी लिंक पर भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हो और इसी लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने टाइप कर रखा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।